फीवर की बात जहां हम इंटरेस्टिंग लोगों से इंटरेस्टिंग बातें करते हैं और देख रहे हैं आप किताब है ये ये अंदर जो है ना ये स्टैटिक है, ये इसको ना हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कहते हैं इसमें ये वर्टिकल स्क्रॉल नहीं है और इसमें जो है ना खुद एफर्ट लगाना पड़ता है और ये एफर्ट जो है हमें लगवाने में मजबूर वो कर रहे हैं जो इतनी अच्छी तरह से हमें इतनी चीज़ों पे मजबूर कर चुके हैं, सोचने पे, सीखने पे और रस लेने पे। शिवा ट्रिलॉजी थी, आई एम श्योर आपको याद होगा। रामचंद्र सीरीज थी। अब इंडिक क्रॉनिकल्स की सेकेंड बुक आ गई है, द फर्स्ट वन ऑफ कोर्स द लेजेंड ऑफ सुहेल देव। अगर आपने ना पढ़ी हो आप जल्दी से, मतलब ऑनलाइन ब्रिक एंड मोर्टार जहां हो सब है, एक के बाद एक ना वो ऐसे लगता है कि खुशी की ट्रेन है ऐसे लगता है कि एक बोगी अगर छूट गई अमीश, हाँ। तो दिक्कत हो जाएगी। दी एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल अमीश त्रिपाठी इज विद अस। नई किताब आई है द चोला टाइगर्स अवेंजर्स सोमनाथ। आजकल अमीश शुरू तो वही करते हैं कि आजकल बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं कि मिथोलॉजी इज वेपनाइज्ड, कि वो आजकल इंफॉर्मेशन मिल जाती है इंटरनेट पे और वही जो है लोग समझते हैं कि नॉलेज हो जाती है। हालांकि इंफॉर्मेशन तो वो थ्रेड है ना जिससे नॉलेज की फैब्रिक वीव होती है। ये फैब्रिक कौन सी है? सबसे पहले तो मुझे आपका ये सिमिली अच्छा लगा, उदाहरण अच्छा लगा कि यहाँ पे पन्ना पलटना पड़ता है, स्वाइप नहीं करना पड़ता है। हॉरिजॉन्टल। हाँ और पन्ना बाएं पलटना, स्वाइप लेफ्ट। स्वाइप यहाँ अरे एक्सेप्टेंस अभी उल्टा छापना पड़ेगा ससुरा। स्वाइप राइट, बट देखिए स्वाइप लेफ्ट करते हुए भी स्वाइप राइट हो रहा है बिल्कुल एकदम, क्या बात है। तो देखिए ये जो पुस्तक है ये हिस्टोरिकल फिक्शन है जी। इंडिक क्रॉनिकल्स की दूसरी पुस्तक है ये। लेजेंड ऑफ सुहेल देव पहली थी जी। और जो इंडिक क्रॉनिकल्स है, मैं पिछले 1000 वर्ष के इतिहास पर कुछ टिप्पणी, कुछ नए नज़रिए से देखने की चेष्टा कर रहा हूँ और आशा है कि मेरे पाठक को पुस्तक चली तो है, सुहेल देव भी बहुत अच्छी चली है, चोला टाइगर्स भी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मेरी आशा ये है कि पाठक सिर्फ पढ़े ना, इसके द्वारा कुछ अगर उनका कुछ नज़रिया कुछ बदल जाए तो दैट विल बी द मोस्ट एनकरेजिंग थिंग फॉर मी। आई थिंक वही द एबिलिटी टू मेक पीपल थिंक है ना। मतलब आजकल ये हो रहा है कि सब बता देते हैं कि देखो ये खा लो तो पतले हो जाओगे, ये भाग लो तो सब हो जाएगा, सरमन दे देते हैं। अपने आप सोचने पे लोग जो है इनकरेज। सोचने में क्या करना पड़ता है, देखिए कि भाई मैं आपको एक दूसरा नज़रिया दे रहा हूँ, अभी आप सोचिए इसके ऊपर। हाँ। और आप खुद अपना निर्णय लीजिए। और प्रयत्न क्या कर रहा हूँ मैं इसमें, देखिए हमारे इतिहास के जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें एक नैरेटिव, एक धारणा सिखाया गया है हमें कि पिछले 1000 वर्ष में बेसिकली एक के बाद एक आक्रांता आते रहे और हमारे पूर्वज हारते रहे। बेसिकली यही एक, अगर समरी में करें, यही एक धारणा एक बिठाई गई है। और दूसरी बात कि जो भी पूरे भारतवर्ष, पूरे उपमहाद्वीप में, पूरी सबकॉन्टिनेंट में हुआ, ज़्यादातर सिर्फ खैबर और आगरा के बीच में हुआ, बाकी सब तो मीनवाइल इन द साउथ हो जाएगा या लेकिन जो भी हुआ भाई बिल्कुल पूरा भारत का, पूरे उपमहाद्वीप का दारोमदार सब यहीं पे हो रहा था। तो इन दो धारणाओं के कारण मेरे हिसाब से आज के कल्चर में कुछ कठिनाइयाँ आ गई हैं और मैं उसे टैकल करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे? पहली बात आप देखेंगे कि हमारे इतिहास में हमें ये कहते हैं कि इंग्लिश कॉलोनियल रूल है उसे क्रिश्चियन इन्वेजन नहीं कहा जाता है, लेकिन जो तुर्की कॉलोनियल रूल है उसे इस्लामिक इन्वेजन कहा जाता है। आपने देखा है? ये हमारे इतिहास में ऐसे लिखा गया है और मेरे हिसाब से ये काफ़ी मिसचिफ के साथ किया गया था। अंग्रेज़ों ने पहले किया इसे। 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, हमारे एस्टैब्लिशमेंट हिस्टोरियंस, हमारे इतिहासकार ने इस धारणा को क्यों कायम रखा, ये मैं आज तक समझ नहीं पाया। क्योंकि इससे कठिनाई क्या होती है, हर भारतवासी एकदम क्लियर है कि अंग्रेज़ी कॉलोनियल रूल का भारतीय क्रिश्चियन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो इतना क्लियर नहीं है कि तुर्की कॉलोनियल रूल का भारतीय मुसलमान से कुछ लेना देना नहीं है। भाई इतिहास में किसी विदेशी आक्रांता ने कुछ किया तो आज के इंसान से क्या लेना देना है। और कई ये बॉलीवुड पिक्चरों ने भी ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें दाल में और थोड़ा मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है, क्योंकि भाई उन्हें
हम गलत थोड़ी ना कह सकते, वो भी वही स्कूल में गए थे जहाँ हम गए थे। बिल्कुल। तो कई लोग सोचते हैं कि भाई ये अलाउद्दीन खिलजी रणवीर सिंह की तरह दिखता था और अकबर ऋतिक रोशन की तरह दिखता था। एक्चुअली वो हमें चाइनीज़ दिखते हैं और वो उर्दू नहीं बोलते थे, वो तुर्की या फारसी बोलते थे, तुर्की या फारसी विदेशी थे वो। तो पहली बात वो है। दूसरी बात कि अगर 1000 साल तक हम हर युद्ध हारते रहे तो साले हम जिंदा क्यों हैं? हम तो मर जाने चाहिए थे। करेक्ट। ये आक्रांता यहाँ आए, तुर्की, अरब, फारसी, अंग्रेज़, फ्रांसीसी, अपना पुर्तगाली, सब ये विश्व भर के दूसरे कोनों में भी गए, वहाँ सब जो प्राचीन सभ्यताएं थी सबको ध्वस्त कर दिया, सबको मार दिया। हम आज भी जिंदा हैं। तो क्यों जिंदा हैं? आई थिंक वो इसके ऊपर ये सोचना deeper, पड़ेगा। हाँ, absolutely. हमारे पूर्वज कायर नहीं थे। हमारे पूर्वज, मेरे हिसाब से पिछले 1000 साल की कहानी ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस एवर है। हमारे पूर्वज लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, इसलिए हम जिंदा हैं। एक चीज जो और नहीं कही जाती है वो ये था कि अगर हारने का मतलब ये भी होता था कि अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करके जीत जाए, फिर भी वो प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होते थे। हमारी सबसे बड़ी द फॉरबेरेंस एंड द असिमिलेशन आर टू थिंग्स दैट हैव मेड आवर सिविलाइजेशन एज ग्रेट एज इट इज। कोई उसको तोड़ इसलिए नहीं पाया क्योंकि हमने सबको बोला कि हमारे दरवाजे खुले हैं, आप आ जाओ, वी विल असिमिलेट इट बिकॉज वी आर बिगर देन यू। अब उसको हिस्सों में बांटकर बताना कहानी को, बिकॉज नॉट टू लुक एट द larger picture, but to sometimes for the convenience of storytelling or for the convenience of a certain thought process, दोनों तरफ से उसको यूज किया गया है। नो डाउट। लेकिन अगर मैं आपको एक कह दूं, आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि हमारा दिल हरदम खुला रहता था। इसमें बस एक थोड़ा सा मैं कैलिब्रेशन कर दूंगा। आप शरणार्थी की तरह आइए, आप श्रद्धालु की तरह आइए, भारत माँ का दिल खुला है। आप आक्रांता की तरह आएंगे, हम हर एक को मार देंगे। ये हमारे पूर्वजों का तरीका रहा है। बिल्कुल। आक्रांता की तरह आएंगे, हम दूसरा गाल नहीं दिखाएंगे, आप झापड़ मारेंगे, हम बदले में मुक्का मारेंगे। लेकिन आप शरणार्थी की तरह आइए, भारत माँ के लिए प्रेम लेके आइए, भारत माँ का दिल खुला है। भारत माँ का दिल बहुत विशाल है। जो ज़ोरास्ट्रियन पर्शियंस थे, जब उन पर शोषण हुआ, बेचारे यहीं पे आए, ईरान में तो है ही नहीं, मर गए। आधुनिक ये जो अफगान मुसलमान जब वहाँ पे उन पर शोषण हुआ था, भारत आए, तिब्बती भी भारत आए। लेकिन हाँ, अगर कोई आक्रांता की तरह आएगा तो हम रोल ओवर नहीं होंगे भाई, हम भी युद्ध करेंगे और हमें युद्ध करना आता है। यही मैं दर्शाने की कोशिश, इसीलिए हम जिंदा हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमें लड़ना भी आता है, उसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमें जितना प्यार करना आता है उतनी अच्छी तरह से अपने आप को। पहला वार हम नहीं करेंगे जी, लेकिन दूसरा वार हमारा होगा और वो ऐसा होगा कि आप वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल। मेरा पॉइंट एक ये भी है कि द हिस्ट्री इज यूजुअली टोल्ड बाय द विक्टिम। हाँ, और उसकी वजह से वो डिस्टॉर्ट होती है। हाँ। क्या हम एक नैरेटिव को ब्रेक करने की वजह से जो दूसरा नैरेटिव ला रहे हैं, इज देयर अ रिस्क, रनिंग द रिस्क ऑफ डूइंग द सेम थिंग दैट द अर्लियर नैरेटिव वाज डूइंग बिकॉज ऑफ अ काउंटर? एकदम अच्छी बात कही आपने शायद, क्योंकि ये मैंने पश्चिमी देशों में देखा है कि वो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पर कूदते रहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर वो फेमिनिज्म के लिए अगर लड़ रहे हैं तो भाई पुरुषों से नफरत करो, और अभी ट्रांसजेंडर्स के लिए लड़ रहे हैं तो फिर औरतों से नफरत करो। मतलब एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम। और मेरे ख्याल से जो अभी एक हमारी परंपरा क्या है कि अति सर्वत्र वर्जित, एक्सट्रीमिज्म ऑफ एनी काइंड शुड बी अवॉइडेड। एब्सोल्युटली। तो जैसे मेरी पुस्तकों में मैं क्या दर्शाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पूर्वज लड़े, लेकिन ऐसा नहीं कि बाहर के विष को अंदर आने दिया। जैसे, और मैं सिर्फ अपनी पुस्तक की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इतिहास में भी देखें, छत्रपति शिवाजी तैमूरिद मुगल्स के साथ लड़े, लेकिन उनके खुद के आप दस्तावेज देखेंगे, उन्होंने कभी मुसलमान नहीं कहा, उन्होंने तुरुष्क कहा। जो संस्कृत या मराठी शब्द है टर्क्स के लिए, तुर्कियों के लिए, वो एकदम क्लियर थे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ जो मराठाओं के एंग्लो मराठा वॉर में उनके साइड पे मुसलमान भी लड़े थे। तो ये छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज कहा
कि सेल्फ रूल फॉर इंडियंस, बिल्कुल करेक्ट, फॉर इंडिजिनस पीपल। और इसमें फिर वही मतलब व्हेन यू गेट इनटू दिस डिबेट, ये डिबेट उस तरफ भी जाती है कि उस टाइम मर्सिनरीज भी थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी थे जिनको हिस्ट्री में ले आया गया है, उनका रिलीजन या आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था। पर हम बात करते हैं चोला टाइगर्स की। चोला टाइगर्स में द सदर्न किंगडम्स, जैसा कि आपने कहा कि वो तो बाय द वे हो जाता था, बट हमने हिस्ट्री बुक्स में चोलास, चेरास, पांड्यास, सतवाहनास और उनकी भव्यता के बारे में इतना कुछ पढ़ा है। बस एक दो चैप्टर हो जाते हैं। हमें नाम याद थे क्योंकि हमें रटने पड़ते थे, लेकिन इट वाज अ वेरी डीप। तो एक तो इसके बारे में रिसर्च आपकी कैसे रही, ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आजकल बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं और जो भी लिखा जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है, उसको उस बॉक्स के अंदर किसी तरह घुसाना बहुत आसान हो गया है। तो अगर आप एक चीज कहते हैं तो आप बाय नेसेसिटी उस बॉक्स के अंदर जा रहे हैं। हैव यू ट्राइड टू अवॉइड दैट और आर यू कंफर्टेबल विद दैट? तो सबसे पहले रिसर्च की बात करें। कुछ चीज़ें रिसर्च, हाँ, हमारे टेक्स्ट बुक्स में जैसा मैंने कहा ज़्यादातर तो दिल्ली के बारे में ही सिखाया जाता है और मैं दिल्ली के महत्व को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन सिर्फ दिल्ली की महत्वता नहीं है, बाकी देश को भी देखना चाहिए। फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल कि मतलब नॉर्थ से ही सारे नॉर्थ में भी आप देखेंगे, क्योंकि और मैं दक्षिण में पढ़ा हूँ, तमिलनाडु में, उनको तो कम से कम एक मीनवाइल इन द साउथ होता था और उनको बहुत बुरा लगता था कि क्या मीनवाइल इन द साउथ क्या है। एब्सोल्युटली। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें मीनवाइल भी नहीं मिलता था, जैसे पश्चिम भारत, सेंट्रल भारत, पूर्वी भारत, अपना सिंध, गुजरात के जो थे, अपना कश्मीर के करकोटक, पाला, बंगाल के जो थे, सबको मतलब इतिहास के पन्नों से मिटा दिया, हमारे टेक्स्ट बुक से मिटा दिया गया है। परमार जो सेंट्रल इंडिया के, उन्हें तो मीनवाइल भी नहीं मिलता है, ठीक है। सिर्फ ज़्यादातर बस दिल्ली पे ही केंद्रित होता है हमारा। सो थोड़ा बैलेंस होने की ये ज़रूरत है। तो जो रिसर्च जो हमारे टेक्स्ट बुक से नहीं होगा, आपको दूसरे बुक्स पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि बहुत साउथ पे, बहुत इस पे यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स हैं, मतलब नॉन फिक्शन बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, फिक्शन बुक्स भी हैं जिसके द्वारा आप सीख सकते हैं। जैसे मैंने पोन्नियन सेल्वन 1990s में पढ़ी थी, सीरीज ऑफ 5 बुक्स है, ओरिजिनल तो तमिल में लिखा है, उसका जो अंग्रेजी अनुवाद था पहली बार 1990s में आया था। जैसे मैंने कहा, मैं तमिलनाडु में पढ़ा वाला हूँ, तो मैंने उससे भी फिक्शन के द्वारा भी आप उस वातावरण को थोड़ा समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। और नॉन फिक्शन भी बहुत है इसके ऊपर, हमारे टेक्स्ट बुक्स में नहीं है लेकिन है। दूसरा, आप वो बॉक्स की बात कर रहे हैं, देखिए जैसा मैंने कहा, अति सर्वत्र वर्जित। अगर मैं इस पुस्तक को एक हिंदू मुस्लिम लड़ाई के तौर पे पेश करता तो मेरे हिसाब से मैं खुद गलत होता और वो शायद आज के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। मैंने पुस्तक को इंडियन फॉरेनर के रूप में पेश किया है। तो हमारे इंडियन साइड में, हाँ ऑफ कोर्स, जिन्होंने ऑर्डर किया वो एम्परर राजेंद्र चोड़ा थे और उनके एलाय एम्परर भोजदेव परमार जो सेंट्रल इंडिया के थे। लेकिन उनके असैसिनेशन स्क्वाड में हिंदूज भी हैं, मुसलमान भी हैं, गुजराती भी हैं, तमिलियन भी हैं, बंगाली भी हैं, एक कश्मीरी भी है, पुरुष भी हैं, स्त्री भी हैं, ठीक है। तो मैं दर्शाना चाहता हूँ कि समस्त भारत क्षेत्रों के लोग इकट्ठा होके उन्होंने एक विदेशी से लड़ाई की, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो दिखाना पड़ता है। और देखिए इसमें ये नहीं कि भाई अगर वो इस स्क्वाड में जुड़ रहे थे कि मुझे अपना पंथ बदलना पड़ेगा, मुझे अपना भाषा, वैसा हमारा तरीका थोड़ी है। यू आर ब्यूटिफुल इन वॉट एवर वे यू आर, बट व्हेन अ फॉरेनर अटैक्स वी हैव टू बी यूनाइटेड। मैंने एक लाइन लिखा है इसमें, कौरव 100 और पांडव 5, तीजा आए तो 105। कौरव 100 होंगे और पांडव 5 होंगे, लेकिन कोई बाहर वाला आएगा तो हम 105 हैं। बिल्कुल, वो एटीट्यूड होना चाहिए। और इसीलिए डिप्लोमेट होना और राइटर होना इतना आसान होता है, क्योंकि कड़वी दवाई के ऊपर जो मिठास की परत आपने डाली, जिसको समझ में आएगा उसको बड़ा मजा आएगा, जिसको नहीं समझ में आया कोशिश तो करे। दूसरी, मुझे याद है कि मैंने आपसे मेरे ख्याल से सायन ऑफ इक्ष्वाकु के टाइम बात किया था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और उस टाइम शिवा ट्रिलॉजी की बात हुई थी। और इट इज़, मतलब आपने इतना मॉडेस्टली कहा कि अच्छी बिकी है, बट शिवा ट्रिलॉजी हैपेंस टू बी
द बेस्ट सेलिंग सीरीज इन इंडियन पब्लिशिंग हिस्ट्री, और उसके बाद फिर जी की कृपा है। भोलेनाथ हमेशा और रामचंद्र सीरीज इज द सेकंड बेस्ट सेलिंग। तो उस टाइम आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम सेइंग दैट मार्केटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेलिंग अ बुक। आज जब तब बात हुई थी और आज के बीच में ही इतना डिफरेंस आ गया है, सोशल मीडिया हैज ग्रोन सो मच कि वो एक तरह से एवेन्यूज इतने खुल गए हैं। इज इट बिकमिंग मोर चैलेंजिंग अपना काम मार्केट करना? इज इट ऑल्सो टेकिंग अ लिटिल मोर ऑफ योर टाइम एंड क्रिएटिविटी टू सी हाउ टू मार्केट योर स्टोरी? नहीं, एक तो है ये मीडिया जगत अभी इतना बिखर गया है, जी। अभी इतनी ज़्यादा इंटरव्यूज़ करने पड़ते हैं। जी, पहले आप कुछ करते थे तो बहुत हो गया, अभी पॉडकास्ट भी हैं, ये Podcast है, reel है, TV भी है, newspaper। रेडियो भी है, रील, वहाँ जाने कितने कितने। तो उसमें हाँ समय थोड़ा ज़्यादा निकल जाता है। जो आपने देखा होगा कि भाई आउटसाइड ऑफ बुक मार्केटिंग या वीडियो गेम मार्केटिंग मैं ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता हूँ। आई लाइक इट कि भाई मैं अपने घर में रहूँ, पढ़ूँ और लिखूँ। तो हाँ, इसमें ज़्यादा समय जा रहा है दिस इज़, लेकिन ठीक है भाई, ज़माना ऐसा है, क्या करें। बिल्कुल। लेकिन दूसरी चीज़ मैंने देखी है जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है आज के ज़माने में, और ये सिर्फ पुस्तकों में नहीं है, हर चीज़ में, चित्रपट में है, मूवीज़ में है, म्यूज़िक में है, हर जगह में हो रहा है। शायद इंटरनेट के कारण हो रहा है। देयर इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन टू द टॉप। यस, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो टॉप सेलर्स जो हैं वो और भी ज़्यादा बिक रहे हैं, लेकिन जो एवरेज हिट होते थे वो बेचारे मर जा रहे हैं। मूवीज़ में भी आप देखेंगे या तो 500 करोड़ या पहले वीकेंड पे ही बेचारी पिट गई, ठीक है। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी पुस्तकें आज भी चल रही हैं, और मैंने जो डॉक्यूमेंट्रीज, दूसरी चीज़ें, वो भी शिवजी की कृपा है, वो भी अच्छी चल रही है। लेकिन अभी क्रिएटिव जगत में इट हैज़ बिकम मच मोर हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो इसमें कल क्या होगा भगवान जाने। तो ये एक रिस्क ज़रूर है, और ये हर क्रिएटिव फील्ड में है, सिर्फ बुक्स में नहीं है, हर क्रिएटिव फील्ड में आप देखेंगे। मतलब आजकल तो ज़्यादा साउथ की पिक्चरें नॉर्थ में चल रही हैं, कन्नड़ा और तेलुगु। मतलब मैं तो मूलतः वाराणसी को हूँ, मेरे कुछ रिश्तेदार गोरखपुर में हैं, वो रामचरण को जानते हैं और ये ऋषभ शेट्टी को जानते हैं। बॉलीवुड के कई इसको नहीं जानते। किसने सोचा था 5-10 साल पहले? आई थिंक क्रिएटिविटी का जीपीएस अब रहा नहीं, मतलब हाँ, कहीं भी हो रहा है। अरे ये अच्छा लाइन है, मैं यूज़ करूँगा, अच्छा लाइन है। लेकिन आप देखेंगे कि जो हिट जाती है तो भाई कोई हिसाब ही नहीं है। बिल्कुल, 500 करोड़, 1000 करोड़, किसने सोचा था 1000 करोड़ कोई पिक्चर बनाएगी? और लेकिन आजकल टॉप एक्टर की पिक्चर जी, पहले वीकेंड में, मतलब एक्टर का खुद का सैलरी 100 करोड़ होगा, वो 20 करोड़ लेके पिक्चर खुद पूरी पिट गई है। क्या हो? आजकल लोग ब्लॉग्स, व्लॉग्स और सेल्फ पब्लिशिंग की बात करते हैं, जो बात आप बहुत पहले कर चुके हैं, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों को याद होगा, बट द शिवा ट्रिलॉजी वाज अ सेल्फ पब्लिश्ड बुक। वो आपको लगा कि जो सारा पैसा आपने बैंकिंग सेक्टर से लूटा उसी को वापस दिया जाए जरा, थोड़ा पुण्य कमा लिया टू द आर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। शिव जी के चरणों में डाल के तो देखें, और देखिए सही डला। बट मेरी एक पुराने बैंड से बात हो रही थी, बहुत दिग्गज बैंड है, उन्होंने वो इस टाइम पे अपना म्यूजिक निकाल रहे थे, तो मैंने बोला कि आप तब थे जब इंटरनेट वाज एक्सोटिक। तो वो कहते थे, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा उस टाइम मार्केटिंग वाज अ पुश मीडियम, कि टीवी था, न्यूज़पेपर था, रेडियो था, और एक मैगजीन किसी को दे दिया, आपका काम खत्म। करेक्ट। अब जो है एवरीथिंग हैज बिकम पुल मीडियम, कि इतने सारे एवेन्यूज हो गए हैं कि यू हैव टू पुल योर ऑडियंसेस। आज द चोला टाइगर्स, अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, जिस किताब की हम बात कर रहे हैं, it is competing at any point of time with a blog, with a self-published book, with a self-help, reel, etc. Not just a book. It's competing with a movie. Yes. It's competing with a date. Multiple. It's competing with Instagram reel. हर चीज के साथ compete और आज सेंसरी ओवरलोड इतना है that fatigue is also, definitely setting in. बट दूसरी तरफ मैंने ये भी सुना है कि किताबें अच्छा कर रही हैं, बुक शॉप्स आर डूइंग वेरी वेल। इट बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो व्हाट योर पर्सपेक्टिव इज, क्योंकि आपने तब शुरू किया जब एग्जॉटिक था, और आज आप पहुंच चुके हैं जब एवरीथिंग इज मतलब हर ही चीज एक इंक्रीमेंटल हो गई कि अच्छा ये है, अब इसके ऊपर है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? शरद, मेरे हिसाब से अगर आप एक नए लेखक हैं आज के समय, तो शायद और भी कठिन हो गया है। अगर आपका ऑलरेडी एक ऑडियंस है, कई लाखों, शायद कुछ करोड़ों ने आपकी पुस्तकें पढ़ ली हैं, तो फिर आप
कुछ भी लॉन्च करेंगे तो अटेंशन तो आ ही जाएगा, क्योंकि इतने लोगों ने पढ़ा है, बुक शॉप भी स्टोर कर रहे हैं। तो एक तरह से एक आसानी है अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई क्रिएटिव लोग दूसरे क्रिएटिव मीडियम में जा रहे हैं। कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन गया है तो वो बुक के जगत में भी आ गया है, उसने चित्रपट में एक्टिंग भी कर ली, अभिनय भी कर लिया, क्योंकि एक ऑडियंस है जो उसे फॉलो कर रही है, वो हर चीज़ देखेगी। अगर आपका नाम पुस्तकों में बन गया है तो आप डॉक्यूमेंट्री भी कर लीजिए, आप फिल्म प्रोड्यूसर भी कर लीजिए, आप वीडियो गेम भी कर लीजिए। तो वही मैं ये और भी ये कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ऑडियंस है। अगर आपको नए सिरे से ऑडियंस बनाना है तो एक तरह से थोड़ा कठिन हो गया है, स्पेशली अगर आपको कुछ कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। बिल्कुल। आजकल क्योंकि अगर आपको अटेंशन ड्रॉ करना है, सबसे आसान तरीका है कुछ कंट्रोवर्सी खड़ी कर दो, कुछ सनसनी कर दो जी। और अगर आप वो करोगे देन इट्स अ स्पाइरल टू द बॉटम, क्योंकि आप इतनी सनसनी करेंगे, कुछ और थोड़ा ज़्यादा कुछ कंट्रोवर्सी कर देगा, कोई थोड़ा ज़्यादा कंट्रोवर्सी कर देगा, इज जस्ट समथिंग वर्स एंड वर्स एंड वर्स, राइट। आप देखेंगे इंस्टाग्राम में कुछ लोग, मेरे ज़्यादातर पाठक युवा हैं, जो चीज़ें वो इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, जो कपड़े पहन रहे हैं, मैं उन्हें बोलता हूँ बेटा तुम अगले साल तो नहीं मरने वाले हो, तुम्हें 50-60 साल और जीना है, शादी करनी है, ज़िंदगी जीनी है। सोच लो 10 साल बाद कोई इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स, कोई आके तुम्हें देखेगा तुमने ये किया वो क्या होगा तुम्हारे ऊपर, सोच लो। ये कंट्रोवर्सी मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म है, आप थोड़ी देर के लिए नाम बना लोगे, कोई आके थोड़ा और कंट्रोवर्सी कर देगा तो आपको या तो और करना पड़ेगा या कहेंगे भाई मेरे मॉरल्स इतने, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वो एक कठिनाई है, नाम कैसे बनाया जाए विदाउट कंट्रोवर्सी। अगर आपका नाम ऑलरेडी नहीं है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, आई डोंट हैव एन आंसर। IIM कैलकाटा जो था ना, पहला IIM था वहां से निकल के आए अमीश त्रिपाठी, फिर गए बैंकों को लूटा फिर हमारे दिल को लूटा किताबें लिख के और अब उनकी नई किताब आ गई है द चोला टाइगर। ये हमारा मार्केटिंग लाइन हो जाना चाहिए, आपको क्रेडिट देंगे इसका। सर मैं तैयार हूँ, आई विल गिव यू माय बैंक नंबर, QR कोड भी चलता है आजकल तो। बट फ्रॉम अ बैंकर टू अ डिप्लोमैट टू अ राइटर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, जो आपका ये पूरा एफर्ट रहा है हमें ज़्यादा ताकि हम जो हमारा है वो थोड़ा और अप्रिशिएट कर पाए। सवाल जवाब बहुत रहेंगे लेकिन एफर्ट अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। एंड द लेटेस्ट इन दैट एफर्ट इज कॉल्ड द चोला टाइगर्स अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। दिस इज द सेकंड इन द इंडिक क्रॉनिकल्स। जो अब देखिए, मतलब अगर आप मार्केटिंग कर लेते हैं ना तो ऐसा नहीं होता कि एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे आप तो पहले बनी ट्रिलॉजी, हाँ, फिर बनी सीरीज, हाँ, अब बन रहा क्रॉनिकल्स तो अब नंबर कहां जाके रुकेगा ये तो नहीं पता, बट ये जर्नी जो चल रही है बहुत अच्छी है। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है, अमीश की बात पे भी विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये किताब उठानी है और देखना है आपको कैसी लगी। वी आर नॉट आस्किंग यू टू गो एंड बाय इट इमीडिएटली। हम बता रहे हैं कि ये बुक स्टोर्स में है, ब्रिक एंड मोर्टर एंड ऑनलाइन भी है। अगर चखना चाहें तो चख लें। हमें जो आपने अपनी एक्सपीरियंस, अपनी टैलेंट और अपनी बातों को चखाया है, उसका स्वाद हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ये टाइम देने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अमीश। एंड अगला क्या आता है उसके इंतजार में, क्योंकि अब ये तो पढ़ ली अब अगला क्या। थैंक यू शरद। और एक बात कह दूं, जितनी रंगीन आपकी दाढ़ी है उतनी रंगीन आपकी भाषा है। याद रखिएगा, अगर मुझे कुछ कहना है, सार्थक फ्रॉम रेडियो, दैट इज माय इंस्टाग्राम आईडी। मेरा नाम है सार्थक और ये है फीवर की बात। अगर अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है, लाइक, सब्सक्राइब एटसेट्रा एटसेट्रा। आप भी एक बार। हाँ जी, हमारा नाम अमीश त्रिपाठी है, ये हमारी पुस्तक है चोला टाइगर्स। लाइक सब्सक्राइब इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर करिए और हमारा इंटरव्यू भी देखिएगा। हाँ, बहुत ज़रूरी है देखना, और नंबर्स दिखाना बहुत ज़रूरी होता है ना, मार्केटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।